आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज निबंध के पार्ट के अंतर्गत हम लोग एक नए पार्ट शिक्षा से संबंधित जो निबंध पूछे गए हैं उस पर समझेंगे कि भाई शिक्षा क्या है, शिक्षा साक्षरता में क्या अंतर है, शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा मानव के जीवन में कैसे बदलाव का कारक बनती है। इन सारे पहलुओं को आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप देखिए यूपीएससी ने कुछ निबंध पूछे हैं जो शिक्षा से संबंधित है। जरा देखिए क्या क्या निबंध है, एक बार पढ़ लीजिए। इससे अंदाजा होगा कि आपको कैसे तैयार करना है अपने आप को एजुकेशन के से संबंधित मुद्दों और विषयों पर। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है 2007 के यूपीएससी में कि राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण, देखिए राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। स्वरूप निर्माण कक्षाओं में, इसका मतलब क्लासेस कितनी महत्वपूर्ण है इसकी भूमिका को आप समझ सकते हैं। ये सेंटेंस वास्तव में कोठारी आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर डीएस कोठारी, महान वैज्ञानिक दौलत सिंह कोठारी, आप सभी लोग जानते होंगे कि दौलत सिंह कोठारी ने ही डीआरडीओ की स्थापना की थी। वो बहुत महान वैज्ञानिक थे और उन्हीं के नेतृत्व में जब शिक्षा में बदलाव के लिए कोठारी आयोग बनाया गया 1964 में, तो उसी कोठारी आयोग ने ये सेंटेंस बोला था और बाद में यूपीएससी में एसए के रूप में 2017 में क्वेश्चन आया। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं ये यूपीएससी में एसए के क्वेश्चन है, ये एसए के प्रश्न है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है कि मूल्यों से वंचित शिक्षा, जिस शिक्षा में मूल्य नहीं है, जैसे अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर और शैतान बनाने लगती है। मूल्यों से जो वंचित शिक्षा है वह व्यक्ति को चतुर शैतान बना देती है, क्योंकि अगर मूल्य विहीन शिक्षा है तो आप अपने समझ का, बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करेंगे, दूसरे का विनाश करने के लिए उपयोग करेंगे। भाई अगर मान लीजिए आप बुद्धिमान हो गए तो ओसामा बिन लादेन भी हो सकते हैं और उससे पूरी दुनिया में आतंकवाद भी फैला सकते हैं। तो खाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए, मूल्य युक्त शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा देखिए प्रश्न है कि अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। अधिकार बढ़ने के साथ, लेकिन शिक्षा ही बताती है कि कैसे कर्तव्य और दायित्व बढ़ता है, कर्तव्य और दायित्वों का विकास कैसे होता है। शिक्षा ही हमें बताती कि हमारी जिम्मेदारियां हमारे खाली परिवार तक हैं, समाज तक हैं, या राष्ट्र और देश और दुनिया के लिए भी हमारे दायित्व हैं। हमारा प्राथमिक दायित्व तो हमारे परिवार और हमारे प्रति हो सकता है, अपने प्रति हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमारा दायित्व संपूर्ण समाज, राष्ट्र और पूरी दुनिया और मानवता के लिए भी है। कम से कम राष्ट्र के लिए आपका जीवन समर्पित होना चाहिए, आपके दायित्व और कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, ये देखिए बताता है। अच्छा चौथा बता रहा है क्या मानवीकृत परीक्षण शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया मापक है। ये सभी जो एसए के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये एजुकेशन के ही मूल अवधारणा से जुड़े हुए हैं। अर्थात अगर शिक्षा को आप ठीक से समझ लेते हैं, शिक्षा के महत्व को जान लेते हैं, शिक्षा के मूल्य को जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे निबंध को लिखने की, सोचने की, समझने की आपकी क्षमता का प्रसार होगा, विस्तार होगा और आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि शिक्षा वाले पार्ट पे जो निबंध पूछे जाते हैं उनकी तैयारी अच्छे ढंग से रखिए, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए निबंध को लिखना आसान है, समझना आसान है और उसको अभिव्यक्त करने पर नंबर भी बहुत मिलता है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने समझ लिया कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन कैसे हमारे जीवन में बदलाव लाता है, कैसे समाज और राष्ट्र के जीवन में बदलाव लाता है, तो बाकी सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ जाएंगे, बहुत ही आसानी से जान जाएंगे। तो वैसे भी आप सभी को मालूम है कि शिक्षा से बड़ा बदलाव
कोई भी चीज नहीं ला सकती, है कि नहीं। शिक्षा से बड़ा बदलाव कोई भी चीज नहीं ला सकती। ये सभी मैं करवाऊंगा। ये तो खैर बहुत आसान है। मानवीकृत परीक्षण शैक्षणिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया मापक है। मानवीकृत प्रशिक्षण, मानव में कौशलता लाना, प्रशिक्षण लाना। ये तो आप जानते हैं खाली प्रशिक्षण और कौशल से कभी भी प्रगति नहीं पाई जा सकती है। ये आपने पहले भी एक बार किया है कि क्या आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का मापक है, वैसे क्या कौशल और प्रशिक्षण मानव के विकास का मापक है? बिल्कुल नहीं। मानव के विकास का मापक कौन है? मूल्य, दायित्व है। मूल्य, दायित्व, संवैधानिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, देश के लिए जानते दायित्व, नैतिकता, ये प्रगति का बढ़िया मापक है। क्योंकि प्रगति वरदान के बदले अभिशाप हो जाती है अगर प्रगति सिर्फ मात्रात्मक उपलब्धियों से जुड़ी होती। मान लीजिए एक व्यक्ति को आपने इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, लेकिन उसमें मूल्य नहीं है, तो इंजीनियर बन के क्या करेगा? वो घोटाला करेगा, पुल बनाएगा और वो पुल 2-4 साल में गिर जाएगा, हजारों लोग मरेंगे। और डॉक्टर बना देंगे आप बिना मूल्यों के, वो सबकी किडनी निकाल के बेचेगा। यही तो है ये मानवीकृत प्रशिक्षण शैक्षणिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया मापक है? बिल्कुल नहीं है। बढ़िया माप है? बिल्कुल नहीं है। हां, कुछ बताना होगा इसके पक्ष में, इसकी सकारात्मक बात भी बताना होगा कि इंजीनियर बनने का क्या फायदा है, डॉक्टर बनने का क्या फायदा है, सीए बनने का क्या फायदा है, प्रबंधक बनने का क्या फायदा है। लेकिन अगर उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें मूल्य नहीं है, कैसे आईआईटी में पढ़ाया गया सबको, लेकिन देश छोड़ करके लोग भाग गए? क्योंकि आपने पढ़ाया, बहुत अच्छा इंजीनियर बनाया, लेकिन आपने मूल्य नहीं भरा कि आपका दायित्व तो देश के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है। जिस गरीब देश ने आईआईटी बना करके, आईआईएम बना करके पूरे देश की शिक्षा का, उच्च शिक्षा का आधा बजट आपको दे दिया और आप पढ़ करके भाग गए विदेशों में, तो आपके अंदर मानवीकृत प्रशिक्षण तो हो गया, कौशल तो हो गया, पूरी दुनिया आपकी डिमांड तो कर रही है, लेकिन आप व्यक्ति नहीं बन पाए, मानव नहीं बन पाए। मानव का दायित्व होता है, बोध होता है। मूल्य व्यक्ति को व्यापक बनाते हैं। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया और अंततः रावण और सबको मार दिया, तो सोने की खूबसूरत लंका देख करके लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये सोने की लंका है, अब इसका क्या करना है? उन्होंने कहा यद्यप स्वर्णमयी लंका नाते लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादप गरियसी। यद्यप सोने की लंका है लक्ष्मण, लेकिन ये जन्मभूमि से बढ़ करके नहीं है। हम जाएंगे अयोध्या, हम लौटेंगे अयोध्या, यहां नहीं हमें रहना, यहां का सुख नहीं भोगना है। ये होता है मूल्य, ये होता है दायित्व, ये होता है उत्तर बोध, दायित्व बोध। और यही प्रश्न पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जानते, मूल्य, नैतिकता और देश की जिम्मेदारियों को ध्यान में रख करके पूछे गए। वैसे भी यूपीएससी बहुत बड़े स्तर के ब्यूरोक्रेट का तलाश करती है, तो उसके प्रश्नों का एक लेवल होता है, उच्चतम लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं मौलिक विषय को आधार बना करके। तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या समझना होगा? अब देखिए, जैसे अच्छी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? प्रगति विकास के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, अनुशासित जीवन के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, कौशल दक्षता के लिए। खाली कौशल और दक्षता तो शिक्षा का आधार नहीं हो सकता ना। और चौथा प्रश्न क्या कहता है? मानवीकृत प्रशिक्षण। खाली कौशल दक्षता, उत्तम रोजगार के लिए, व्यवसायिक सफलता, सामाजिक विकास के लिए, कुशल प्रशासन और सद्गुणों का विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वास्तव में देखा जाए तो सद्गुण है। क्योंकि सद्गुण नहीं होगा तो शिक्षा आपको चतुर शैतान बना देगी। आपको शिक्षा दे दी जाएगी, आप बढ़िया डाकू बनेंगे, क्योंकि ज्ञान बढ़ जाएगा, कानून का भी ज्ञान हो जाएगा। तो फिर तमाम माफिया जैसे आतंकवादी बनते हैं वैसे बन सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि जानते हैं आपको ज्ञान हो जाएगा, किसी से डरेंगे नहीं, किसी से दबाव में नहीं आएंगे, आत्मबल भी बढ़ जाएगा, दायित्व बोध नहीं होगा, मूल्य नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है मूल्य विहीन शिक्षा व्यक्ति को चतुर शैतान बना देती है। और ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है
मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को चतुर शैतान बनाने लगती है। और यही प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न एक ही हैं। अगर मैं आपको पढ़ के दिखा दूं तो आपको ये सारा प्रश्न एक लगेगा। ये सारे प्रश्न जानते हैं आपको ये वही तो लिखा है, मानकीकृत, मानक वाला, स्टैंडर्ड, मानक। स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे इंजीनियर का स्टैंडर्ड है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये मानवीकृत थोड़े, ये मानक प्रशिक्षण है। सीए है, प्रबंधक है, मैनेजर है, ये मानकीकृत है, मानक के अनुसार प्रशिक्षण। मानक के अनुसार प्रशिक्षण देने से, ये मानवीकृत प्रशिक्षण नहीं है। मानवीकृत प्रशिक्षण अलग होता है, जिसमें मानव मूल्य होते हैं, जिसमें बहुत सारे, ये मानकीकृत है, मानक। और मानक से आप इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, प्रबंधक, ये सब बन सकते हैं, मूल्य थोड़ी आ सकता है। तो ये मानवीकृत नहीं लिखा है, मानकीकृत। पहले पूरी बात समझिए तो आप जान पाएंगे, नहीं तो गलत अर्थ निकाल सकते हैं। तो अब जरा पहले शिक्षा के महत्व को समझा जाए। शिक्षा का मतलब क्या है, जरा ध्यान दें। देखिए, शिक्षा का मतलब क्या होता है? सामान्यतः शिक्षा का मतलब होता है समझ। देखिए, शिक्षा का मतलब क्या? समझ से होता है, समझ से होता है, सूझबूझ से होता है। शिक्षा का मतलब पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। पढ़ने लिखने वाले लोग शिक्षित नहीं हैं। समझ, सूझबूझ, मनन, चिंतन। देखिए, शिक्षा का मतलब समझ से होता है। कबीर साक्षर नहीं थे, शिक्षित थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। शिक्षा का संबंध पढ़ाई लिखाई से नहीं है। पढ़े लिखे लोग शिक्षित नहीं होते, पढ़ने लिखने से भी शिक्षित। देखिए, पढ़ाई लिखाई से शिक्षा का संबंध नहीं है। बिना पढ़े लिखे भी शिक्षा आ सकती है। जितने बड़े बड़े लोग हुए उनमें तो बिना पढ़ाई लिखाई के ही तो शिक्षा आई। दुनिया के जितने बड़े आविष्कारक हुए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, वो बहुत पढ़े लिखे थोड़ी हैं। उनके अंदर समझ का विकास हुआ, फिर उन्होंने परीक्षण किया, बना दिया। हां, पढ़ने लिखने से भी आ सकती है समझ, लेकिन केवल पढ़ाई लिखाई बराबर शिक्षा, ये तो कभी समझने की कोशिश मत करिएगा। बात समझ रहे हैं? तो शिक्षा का मतलब सामान्यतः समझ से होता है। और समझ का मतलब क्या होता है? समझ ये बताता है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, पशु और मनुष्य में कोई बहुत अंतर नहीं है। पशु और मनुष्य में देखिए पशुओं को नींद आती है, मनुष्य को नींद आती है। पशुओं को भूख लगती है, मनुष्य को भूख लगती है। पशुओं को गुस्सा आता है, मनुष्य को गुस्सा आता है। पशु डर जाते हैं, मनुष्य डर जाता है। पशुओं को प्यास लगती है, भोजन की जरूरत होती, नींद आती है, क्रोध आता है, भय आता है, शारीरिक तमाम जरूरतें मनुष्य की भी वही है। पशु मनुष्य में देखा जाए तो कोई शरीर के स्तर पर कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। खाली मनुष्य और पशु में जो अंतर है वो समझ के आधार पर है। मनुष्य के पास समझ ज्यादा है, चेतना ज्यादा है, और पशुओं के पास समझ और चेतना कम होती है या नहीं होती है। इसीलिए अगर पशु को मनुष्य बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? शिक्षा डालनी होगी उसके अंदर। बहुत सारे लोग मनुष्य के शरीर में हैं लेकिन मनुष्य नहीं है। मनुष्य होने के लिए दिमाग में चेतना का दरवाजा खुलना चाहिए। ज्ञान जब प्रकाशित होता है, ज्ञान का जब अवतरण होता है, तो व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। विवेक और अंतरात्मा का जब जागरण होता है तो व्यक्ति जानते हैं बहुत व्यापक संभावनाओं और संसाधनों से युक्त हो जाता है। व्यक्ति के अंदर धैर्य, आत्मविश्वास, समर्पण, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, करुणा, ऐसे बहुत सारे गुणों का विकास होता है। ऐसे बहुत सारे गुणों का विकास होता है। इसलिए शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो सिलसिलेवार एक एक पॉइंट में डिकोड करता हूं, आप समझते हुए चले। तो देखिए, शिक्षा का मतलब मूलतः समझ से, लिख लीजिए।
लिखे शिक्षा का तात्पर्य समझ के विकास से, समझ के विकास से है। शिक्षा का तात्पर्य समझ के विकास से है। शिक्षा का तात्पर्य समझ के विकास से है। समझ विकसित होने से, समझ विकसित होने से मूल्यों का, दायित्वों का, मूल्यों का, दायित्वों का, दायित्व माने कर्तव्य, दायित्वों का, कर्तव्यों का। शिक्षा का तात्पर्य समझ के विकास से है। समझ विकसित होने से मूल्यों का, दायित्वों का, समाज एवं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों का, जिम्मेदारियों का और स्वयं के, और स्वयं के जीवन के उद्देश्यों का पता चलता है। स्वयं के जीवन के उद्देश्यों का पता चलता है। स्वयं के जीवन के उद्देश्यों का पता चलता है। शिक्षा का तात्पर्य समझ के विकास से है। समझ विकसित होने से मूल्यों का, दायित्वों का, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों का और अपने जीवन के उद्देश्यों का पता चलता है। और अपने जीवन के उद्देश्यों का पता चलता है। और अपने जीवन के उद्देश्यों का पता चलता है। और अपने जीवन के उद्देश्यों का पता चलता है। अपने जीवन के उद्देश्यों का पता चलता है। अब फिर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिख लीजिए कि मनुष्य और पशु में, नए लाइन से लिखिएगा, मनुष्य एवं पशु में शरीर के तल पर, शरीर के तल पर कोई अंतर नहीं पाया जाता है। कोई अंतर नहीं पाया जाता है। जंतुओं और मनुष्यों की जरूरतें लगभग, जंतुओं, पशुओं को भूख, प्यास, नींद, गुस्सा, भय एवं शारीरिक जरूरतों की आवश्यकता होती है। मनुष्य को भी शरीर के स्तर पर, मनुष्य को भी शरीर के स्तर पर इन्हीं आवश्यकताओं की जरूरत होती है। इन्हीं आवश्यकताओं की जरूरत होती है। मनुष्य एवं पशु में मूल अंतर चेतना या समझ को लेकर है। मूल अंतर चेतना या समझ को लेकर ही है। मनुष्य एवं पशु में मूल अंतर चेतना या समझ को लेकर ही है।
चेतना या समझ को लेकर ही है। मनुष्य एवं पशु में मूल अंतर चेतना या समझ को लेकर ही है। मनुष्य एवं पशु में मूल अंतर चेतना या समझ को लेकर ही है। मनुष्य और पशु में मूल अंतर चेतना या समझ को लेकर ही है। समझ को लेकर ही है। अब ऐसे एक बना लीजिए, देखिए, पशु और मनुष्य के बीच यही अंतर, यही चेतना और समझ का अंतर है। चेतना से ही बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, अंतरात्मा, आत्मा, इन सब का विकास होता है। बुद्धि, चेतना से ही बुद्धि का, बुद्धि से विवेक का, विवेक से प्रज्ञा का, प्रज्ञा से अंतरात्मा का, अंतरात्मा से आत्मा का विकास होता है। और इसी नाते आप जानते हो कि मनुष्य शब्द क्यों बनाया गया। मनुष्य का मतलब जो मनन करता है वो, देखिए, मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य का अर्थ है मनन करने वाला, अर्थात मनन करने वाला मनुष्य कहलाता है। जो मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य का अर्थ है मनन करने वाला, मनन करने वाला मनुष्य कहलाता है। मनन करने वाला मनुष्य कहलाता है। मनुष्य कहलाता है। मनन करने वाला मनुष्य कहलाता है, अर्थात जो मनन और चिंतन करता है वही मनुष्य है। अर्थात जो मनन एवं चिंतन करता है, वही मनुष्य कहलाता है। वही मनुष्य कहलाता है। जो मनन और चिंतन करता है वही मनुष्य कहलाता है। जो मनन करने वाला है, अर्थात जो मनन या चिंतन करने वाला है, वही मनुष्य कहलाता है। इसका मतलब मनुष्य बनाने की शर्त ही शिक्षा है। मनुष्य बनाने की, हाँ, ये डायग्राम ये बना सकते, इतना डायग्राम बना सकते आप। बहुत ज्यादा चार्ट और ये सब नहीं बना सकते, लेकिन छोटे मोटे जैसे हल्की फुल्की चीजें समझा सकते हैं। जैसे आप चार्ट, क्लासिफिकेशन कहीं दिखाना हो दिखा सकते हैं। थोड़ा बहुत इस तरीके का डिवीजन दिखा सकते हैं। तो अब एक मैं चार्ट बना देता हूं ताकि एक हम लोग एक नोट्स बना ले चीजों को समझने का। अब देखिए, जब शिक्षा की बात हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या है। दूसरा, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता क्यों है। शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है। शिक्षा एवं साक्षरता में अंतर। शिक्षा कैसे राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करती है। कैसे राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करती है। शिक्षा कैसे राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करती है। तो शिक्षा क्या है
शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा साक्षरता में क्या अंतर है, और शिक्षा राष्ट्र निर्माण को कैसे सुनिश्चित करती। पहले ये 4 चीजें समझ लीजिए। अब देखिए, 2 वैज्ञानिकों के वाक्य से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा, तब मैं इस पे बात करूंगा। देखिए, आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि व्यक्ति कल्पना से महान होता है, व्यक्ति कल्पना से महान होता है। और डॉक्टर कलाम ने कहा व्यक्ति ज्ञान से महान होता है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि व्यक्ति ज्ञान से महान होता है, व्यक्ति ज्ञान से महान होता है, व्यक्ति ज्ञान से महान होता है। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति कल्पना से महान होता है, व्यक्ति कल्पना से महान होता है, उन्होंने कहा व्यक्ति ज्ञान से महान होता है। अब जरा ध्यान देंगे, व्यक्ति कल्पना से महान होता है और व्यक्ति ज्ञान से महान होता है। अब एक चीज ध्यान रखें, अब ज्ञान की बात हुई, ज्ञान माने भी क्या होता है, ज्ञान माने समझ होता है। इसका मतलब व्यक्ति ज्ञान से महान होता है और ज्ञान शिक्षा से आता है, ज्ञान शिक्षा से आता है, और शिक्षा से जानते हैं अपने, शिक्षा से ज्ञान आता है, और ज्ञान से अपने दायित्व या जिम्मेदारियों और अपने उद्देश्यों, जीवन के महान उद्देश्यों का पता चलता है, जीवन के महान उद्देश्यों एवं जिम्मेदारियों का पता चलता है, एवं जिम्मेदारियों का पता चलता है, पता चलता है। अच्छा, व्यक्ति कल्पना से महान होता है, एक चीज ध्यान से सुने, कल्पना से महान होता है। अगर आप कल्पना करेंगे, कल्पना करने का मतलब क्या है, चिंतन करना, यही तो शिक्षा है। कल्पना करना, कल्पना करने का मतलब होता है चिंतन करना, चिंतन करना। और जब चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से एक परिणाम प्राप्त होगा, एक इससे ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन कल्पना और चिंतन तो शिक्षा से, शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई मत समझ लीजिएगा, शिक्षा मतलब समझ से ही संभव है ना, ये तो समझ से ही संभव है। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस बताता है कि शिक्षा से ही व्यक्ति महान होता है, क्योंकि शिक्षा का मतलब पढ़ाई लिखाई से जब सोचेंगे तब तो ये सेंटेंस गड़बड़ लगेगा। लेकिन ये दोनों जो है बता रहा है कि शिक्षा से व्यक्ति महान होता है, शिक्षा से व्यक्ति महान होता है। क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो आप सही से कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, सही से ज्ञान नहीं कर पाएंगे। दोनों का आधार शिक्षा, शिक्षा माने होता है समझ, और समझ से ही सही कल्पना और सही ज्ञान हो सकता है। इसका मतलब है कि सब चीज शिक्षा से ही संभव है। अब जरा देखा जाए शिक्षा है क्या। सबसे पहले इस बात से शुरुआत किया जाए कि भैया शिक्षा है क्या। तो पहला लिखते हैं शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। तो पश्चिम में शिक्षा का क्या मतलब, वहां से बात, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। देखिए एजुकेशन क्या है, देखिए लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में एजुकेशन का क्या अर्थ है। देखिए लैटिन भाषा में एजुकेशन जानते हैं एडुकेयर से बना है। लैटिन भाषा में एजुकेशन, एजुकेशन किससे बना हुआ है, एडुकेयर से बना है। ये एडु
ईयर, इसका अर्थ होता प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित करना या सांची में ढालना, या सांची में ढालना, प्रशिक्षित करना या सांची में ढालना। एडुकेयर का मतलब है प्रशिक्षित करना या सांची में ढालना, प्रशिक्षित करना या सांची में ढालना। इसका मतलब पश्चिम में शिक्षा का मतलब है किसी चीज को प्रशिक्षित कर देना, सांचे में ढाल, ये मानकीकृत करने जैसा है एक। देखिए, अर्थात पश्चिम में शिक्षा का मतलब, अर्थात पश्चिमी देशों में शिक्षा का तात्पर्य प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से है, मूल्यों से नहीं है, कौशल विकास से है। अर्थात पश्चिमी देशों में शिक्षा का तात्पर्य प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से है, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से है, मूल्यों से इसका जुड़ाव नहीं है। मूल्यों से शिक्षा को नहीं जोड़ा गया है, शिक्षा को नहीं जोड़ा गया है, मूल्यों से शिक्षा को नहीं जोड़ा गया है, मूल्यों से शिक्षा को नहीं जोड़ा गया है। पश्चिमी देशों में शिक्षा का तात्पर्य प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से है, मूल्यों से नहीं जोड़ा गया। जानते इसका मतलब क्या है, क्यों मूल्यों से नहीं जोड़ा गया? आप जानते पश्चिमी देशों में स्कूल कैसे बना? सुन लीजिए, पश्चिमी देशों में स्कूल कैसे बना। पश्चिमी देशों में कहा जाता है कि जर्मनी में सबसे पहले स्कूल की शुरुआत हुई। क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि जर्मनी में, यूरोप में जब उद्योग लगाए जा रहे थे तो तमाम मजदूरों की, कर्मचारियों की जरूरत होती थी, लेकिन जब उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था तो वो इंस्ट्रक्शन को, निर्देशों को नहीं समझते थे। पश्चिम में जब कर्मचारियों को और मजदूरों को कोई निर्देश दिया जाता था, कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, तो वो निर्देश और इंस्ट्रक्शन को नहीं समझते थे, जिसके नाते क्या हुआ कि कारखानों को, फैक्ट्रियों के मालिकों को यह लगने लगा कि इनको प्रशिक्षण देने की कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं से स्कूल की शुरुआत हुई और शिक्षा की शुरुआत हुई। अब देखिए, यूरोपीय देशों में जब कारखाने शुरू हुए तो कारखानों में मजदूर या कर्मचारी निर्देशों को नहीं समझ पाते थे, निर्देशों को नहीं समझ पाते थे। इन्हीं निर्देशों को समझाने के लिए बीच में जो इंटरवल होता था 2-3 घंटे का, उसी में स्कूल की शुरुआत की गई। इन्हीं निर्देशों को समझाने के लिए स्कूल की शुरुआत की गई, स्कूल की शुरुआत की गई। इन्हीं निर्देशों को समझाने के लिए स्कूल की शुरुआत की गई। तो स्कूल का कंसेप्ट ऐसे आया, ऐसी जगह जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी कुछ समय के लिए मिलते हैं। भारत में स्कूल व्यवस्था नहीं थी, गुरुकुल व्यवस्था थी।
गुरुकुल व्यवस्था में क्या है, जहां शिक्षक और विद्यार्थी 24 घंटा साथ रहते हैं उसे गुरुकुल, और जहां शिक्षक और विद्यार्थी कुछ समय के लिए साथ रहते हैं। ऐसी जगह जहां शिक्षक एवं विद्यार्थी कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, यही हो गया जानते हैं स्कूल। और गुरुकुल किसे कहा जाता था, गुरुकुल ऐसी जगह जहां शिक्षक एवं विद्यार्थी 24 घंटे साथ रहते हैं, 24 घंटे साथ रहते हैं, उसे गुरुकुल कहा जाता है, उसे गुरुकुल कहा जाता है। जहां 24 घंटे शिक्षक और विद्यार्थी, और यहां से परंपरा शुरू हुई कुछ घंटे, और जहां 24 घंटे होते थे वहां जीवन दर्शन और मूल्य सब दिया जाता था। इसमें उनको जीवन जीने का ढंग, जीवन के जानते हैं उद्देश्य सब बताया जाता था। इसमें जीवन जीने के ढंग, इसमें जीवन जीने के ढंग, मूल्यों की शिक्षा ये सब दी जाती थी। और यहां पे क्या कुछ समय के लिए मिलते थे, इनको सिर्फ फैक्ट्री में काम करवाना था, इनको सिर्फ कारखानों में काम करवाना था। और कारखानों में काम करवाने के नाते ये सिर्फ क्या, ये सिर्फ जो है निर्देश देते थे, निर्देश सिखाते थे। इसके अलावा ये जो है प्रशिक्षण देते थे, कुछ कौशल का विकास करते थे, दक्षता और कुशलता बढ़ाने के उपाय समझाते थे, दक्षता कुशलता बढ़ाने के उपाय समझाते थे, दक्षता और कुशलता बढ़ाने के उपाय समझाते थे, दक्षता और कुशलता बढ़ाने के उपाय समझाते थे, यही सब करते थे। दक्षता और कुशलता बढ़ाने के उपाय समझाते थे। इसी नाते जानते हैं ये जो एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ पश्चिम में, वो सिर्फ कौशल विकास, प्रशिक्षण, थोड़ा सा इफिशियंसी, क्वालिटी, यही सब, कोई मूल्य नहीं इसमें, कोई जानते हैं स्थापित जीवन दर्शन नहीं है। पश्चिमी शिक्षा में कोई जीवन दर्शन नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई नैतिकता नहीं, और जीवन जीने के लिए जो भी चीज चाहिए जिससे बेहतर जीवन जी सके, आनंद प्राप्त कर सके, बंधुत्व, भाईचारा, सहिष्णुता, ये कुछ नहीं सिखाया जाता वहां की शिक्षा में। तो ये पश्चिम में देखिए शिक्षा का मतलब यही है, लेकिन भारत में शिक्षा का मतलब मूल्यों से युक्त शिक्षा है, जिसमें व्यक्ति का ना केवल जागरण हो बल्कि समाज के प्रति उसके जिम्मेदारियों का भी जागरण हो, उसको जीवन लक्ष्य का भी पता चले। आप नए लाइन से लिखेंगे कि भारत में शिक्षा प्राचीन समय से ही मूल्यों, नैतिकताओं एवं जीवन दर्शन
जीवन दर्शन के बोध से जुड़ी रही है, बोध से जुड़ी रही है। भारत में शिक्षा प्राचीन समय से मूल्यों, नैतिकताओं एवं जीवन दर्शन के बोध से जुड़ी रही है। इसी नाते भारत में शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण समग्र विकास को दर्शाती रही है। इस नाते शिक्षा भारत में, इस नाते शिक्षा भारत में व्यक्ति के समग्र विकास, व्यक्ति के समग्र विकास या संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करती रही है, करती रही है। भारत में अगर कोई व्यक्ति कायदे से शिक्षित हो जाता है तो माना जाता है वह न केवल अपना जागरण करता है बल्कि समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानव समाज के जागृत होने का भी दरवाजा बनता है। इस नाते भारत में शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास या संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करती है। भारत में शिक्षा के उद्देश्यों में न केवल व्यक्ति के जागरण को, न केवल व्यक्ति के जागरण को बल्कि व्यक्ति के माध्यम से संपूर्ण समाज, संपूर्ण मानवता के जागरण को भी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा जाता है, को भी सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा जाता है, सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा जाता है, सुनिश्चित करने का भी उद्देश्य रखा जाता है। इसीलिए शिक्षा का भारत में जो महत्व है वो बड़ा ही व्यापक है, बड़ा ही विशिष्ट है। तो समझ पा रहे होंगे आप कि शिक्षा भारत में अलग महत्व रखने वाली रही। शिक्षा भारत में अलग जो है उद्देश्य रखती थी। अब शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? देखिए, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और शिक्षा साक्षरता में अंतर क्या है। पहले आपको शिक्षा और साक्षरता में अंतर भी समझा देते, तब आते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि शिक्षा और साक्षरता में डिफरेंस भी जानना आपको जरूरी है। तो डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, जरा ये लिख लीजिए, पहले तीसरे पॉइंट को लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, साक्षरता एवं शिक्षा के बीच अंतर,
साक्षरता एवं शिक्षा के बीच अंतर। देखिए, लिटरेसी जिसका मतलब सामान्यतः पढ़ा लिखा आप कहते हैं, और एजुकेशन, ये दोनों में बहुत अंतर है। पश्चिम में शिक्षा साक्षरता से ही मुख्य रूप से जुड़ी हुई रही है। देखिए, साक्षरता का तात्पर्य अक्षर ज्ञान या पढ़ाई लिखाई से होता है, या पढ़ाई लिखाई से होता है। साक्षरता का तात्पर्य अक्षर ज्ञान या पढ़ाई लिखाई से होता है, जबकि शिक्षा का तात्पर्य समझ एवं चेतना के प्रकटीकरण से होता है, प्रकटीकरण से होता है या इसके विकास से होता है। साक्षरता मात्रात्मक होती है, ये गुणात्मक होती है। यह मात्रात्मक प्रकृति की होती है, मात्रात्मक प्रकृति की होती है, यह मात्रात्मक प्रकृति की होती है। यह गुणात्मक प्रकृति की होती है, यह गुणात्मक प्रकृति की होती है। तीसरा पॉइंट इसका इधर लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट आप साक्षरता में लिखिए, ये साक्षरता औपचारिक होती है, मुख्यतः औपचारिक होती है। साक्षरता सामान्यतः फॉर्मल होती है, स्कूल कॉलेज विद्यालय यहां सीखी जाती है। साक्षरता सामान्यतः औपचारिक होती है, औपचारिक होती है। साक्षरता सामान्यतः औपचारिक होती है और ये अनौपचारिक होती है। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, जो शिक्षा है यह सामान्यतः अनौपचारिक होती, क्योंकि अनुभव अनौपचारिक होते हैं, औपचारिक भी हो सकती है। यह औपचारिक एवं अनौपचारिक, ज्यादातर अनौपचारिक ही होती। कबीर ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन उनके अंदर कितना ज्यादा शिक्षा या समझ का विकास था। यह औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होती है, दोनों होती है। चौथा पॉइंट भी लिख लेते हैं यहां पर। देखिए, साक्षरता का संबंध जो है कौशल विकास से है। ध्यान से सुनेंगे, साक्षरता का संबंध किससे? साक्षरता का संबंध सामान्यतः कौशल विकास से है। देखिए, साक्षरता का संबंध सामान्यतः कौशल विकास से है। इसका संबंध प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से है। प्रशिक्षण और कौशल से विकास से है, और इसका संबंध जानते मानव के समग्र विकास से है, मूल्य और नैतिकता से है। इसका संबंध मानव के समग्र विकास से है, मूल्य एवं नैतिकता के विकास से, मूल्य एवं नैतिकता के विकास से है, मूल्य एवं नैतिकता के विकास से है, मूल्य एवं नैतिकता के विकास से है। मानव का समग्र विकास इसमें लक्ष्य है।
मानव का समग्र विकास इसमें लक्ष्य है। शिक्षा बहुत व्यापक बनाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, ऐसे समझ सकते हैं आप कि साक्षरता से अक्षर ज्ञान हो जाएगा, साक्षरता से अक्षर ज्ञान हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, प्रशिक्षण और कौशल हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति आतंकवादी बन सकता है। वही कौशल, वही प्रशिक्षण का यूज बंदूक चलाने में किसी को मार सकता है। लेकिन शिक्षा होने से कैसे इसका उपयोग करना है, ज्ञान समझ प्रशिक्षण का, देखिए, शिक्षा होने से कैसे ज्ञान समझ प्रशिक्षण कौशल का उपयोग करना है, इसका पता चलता है, इसका पता चलता है। शिक्षा होने से कैसे ज्ञान समझ प्रशिक्षण कौशल का उपयोग करना है, कैसे ज्ञान समझ प्रशिक्षण और कौशल का उपयोग करना है, ज्ञान समझ प्रशिक्षण और कौशल का कैसे उपयोग करना है, इसका पता चलता है। कैसे ज्ञान समझ प्रशिक्षण और कौशल का उपयोग करना है, अर्थात साक्षरता का सही उपयोग शिक्षा के बिना संभव नहीं है। अर्थात साक्षरता का सही उपयोग शिक्षा के बिना संभव नहीं है। जो अंतर विज्ञान और धर्म में है, वही अंतर देखिए साक्षरता और शिक्षा में है। अगर आप देखिए, साक्षरता ही शिक्षा के सही उपयोग को संभव बनाती। अब आप देखिए विज्ञान क्या करता है, विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है, या अध्यात्म आप कह सकते हैं। देखिए, विज्ञान आविष्कार करता है, ये आविष्कार करता है, नवाचार करता है, आविष्कार करता है, नवाचार करता है। लेकिन धर्म यह बताता है कि आविष्कारों और नवाचारों का कैसे उपयोग किया जाए। आविष्कारों नवाचारों का कैसा उपयोग किया जाए, कैसा उपयोग किया जाए, ये धर्म रास्ता देता है। विज्ञान जानते हैं परिणाम दे रहा है, ये आविष्कार कर दे रहा, बंदूक बना दे रहा, चाहे तो आप बंदूक किसी व्यक्ति पे चला दीजिए। तो ऐसे ही शिक्षा और साक्षरता के अंतर को भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से शिक्षा और साक्षरता के अंतर को भी आप समझ सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगी, साक्षरता का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे आप, साक्षरता का बेहतर उपयोग आप जान ही नहीं पाएंगे। इसी नाते इसका महत्व होता है। अब आ जाइए आप, ये जो हम लोगों ने देखे क्या है ये समझ लिया, और शिक्षा और साक्षरता में अंतर। अब शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और राष्ट्र निर्माण को कैसे सुनिश्चित करती है, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहला, मानव के समग्र विकास के लिए, मानव के
समग्र विकास के लिए मूल्यों और नैतिकताओं से युक्त शिक्षा के लिए, समझ के लिए, मूल्यों एवं नैतिकता के विकास के लिए, मूल्यों एवं नैतिकता के विकास के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, खाली कौशल और दक्षता के विकास के लिए नहीं, चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, अनुशासित एवं मानक जीवन जीने के लिए, अनुशासित एवं प्रभावपूर्ण जीवन जीने के लिए, प्रभावपूर्ण जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, अनुशासित एवं प्रभावपूर्ण जीवन जीने के लिए, अनुशासित एवं प्रभावपूर्ण जीवन जीने के लिए, समाज राष्ट्र का महत्व समझने के लिए, खाली अपना महत्व नहीं, अपना महत्व समझ करके भाग गए दूसरे देशों में कमाने के लिए, स्वयं उपभोक्तावाद भोगवाद में लग गए, भोगो और मौज करो नहीं, समाज की, राष्ट्र की प्रति जिम्मेदारी एवं दायित्वों को बोध के लिए, एवं दायित्वों के बोध के लिए, दायित्वों के बोध के लिए, दायित्व के बोध के लिए। अब इसमें कुछ पॉइंट वो भी जोड़ दीजिए भाई जो साक्षरता वाले भी हैं, क्योंकि साक्षरता शिक्षा में ऑलरेडी शामिल है। प्रशिक्षण कौशल, प्रशिक्षण कौशल, गुरुकुल में तो सारी चीज दी जाती थी, प्रशिक्षण कौशल ये एवं दक्षता, कौशल एवं दक्षता के विकास के लिए, दक्षता के विकास के लिए, उद्यम और रोजगार के, उद्यम एवं रोजगार प्राप्ति के लिए, उद्यम की समझ एवं रोजगार सृजन के लिए, रोजगार के सृजन के लिए, उद्यम एवं रोजगार के सृजन एक साथ लिख देते हैं। उद्यम एवं, उद्यम मतलब जो स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, तमाम लोगों को नौकरी देते हैं। उद्यम एवं रोजगार के सृजन के लिए, 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 बंधुत्व, सहिष्णुता, सामाजिकता के विकास के लिए, विकास के लिए, प्रकृति और ब्रह्मांड के महत्व को समझने के लिए, प्रकृति एवं ब्रह्मांड के महत्व को समझने के लिए, अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रकृति एवं ब्रह्मांड के महत्व को समझने के लिए। 9वां पॉइंट, प्रकृति को समझिए, पर्यावरण को समझिए, नहीं तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। प्रकृति, पर्यावरण एवं ब्रह्मांड के महत्व को समझने के लिए, संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान के लिए, ब्रह्मांड के महत्व को समझने के लिए। कहीं आप चुनौती तो नहीं बन रहे प्रकृति पर्यावरण के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो सब साक्षरता से ही हुआ है, शिक्षा से नहीं।
एक सभ्य मानव समाज बनाने के लिए, मानव समाज बनाने के लिए मानव की अनेक चुनौतियों के समाधान के लिए, मानव एवं प्रकृति के अनेक चुनौतियों के समाधान के लिए, अनेक चुनौतियों के समाधान के लिए। अब देखिए मानव की क्या चुनौती है, मानव के साथ गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, इसके अलावा विपरीत स्वास्थ्य है, मतलब बीमारी है या जो भी मानव जनित तमाम समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, या मनुष्य के स्वभाव को, मानव का विपरीत स्वभाव है उसको नियंत्रित करने के लिए, जैसे कोई हिंसक स्वभाव का है, हिंसक है, या इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए। और प्रकृति की चुनौतियां कौन सा है, जैसे बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात, आंधी, तूफान है, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, चक्रवात, आंधी, कैसे इससे बचा जाए, आंधी तूफान है, या भूस्खलन है कि नहीं, ऐसी तमाम चीजों से कैसे बचा जाए। इन सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, इन सभी के लिए शिक्षा के विकास की जरूरत होती है। अगर शिक्षा नहीं है तो इन सब का समाधान आप नहीं कर पाएंगे। इन सब का समाधान करने के लिए एक मजबूत शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब देखिए एक पॉइंट और रह गया है, तो क्या है, हम लोगों ने ये समझ लिया आवश्यकता क्यों है। अब शिक्षा कैसे राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करती है, ब्रीफ में समझ लीजिए, बाकी अगली क्लास में समझेंगे। शिक्षा राष्ट्र निर्माण को कैसे सुनिश्चित करती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण को कैसे सुनिश्चित करती है, कैसे सुनिश्चित करती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण को कैसे सुनिश्चित करती है, ये समझना। देखिए पहली बात तो शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है, कुशल बनाती है, व्यक्ति या नागरिक को सक्षम बनाती है, व्यक्ति या नागरिक को सक्षम बनाती है, मेहनती बनाती है, रचनात्मक बनाती है, मेहनती बनाती है, रचनात्मक बनाती है, उत्साह और आत्मबल का विकास करती है, उत्साह और आत्मबल का विकास करती है, समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी से अवगत कराती है, समाज राष्ट्र की जिम्मेदारी से अवगत कराती है। जब ये सब आपके पास होता है तब जब आप इंजीनियर बनते हैं, इसके बाद जब आप इंजीनियर बनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, तब आप किडनी नहीं निकालते, तब आप पुल नहीं गिराते, या सीए बनते हैं, या सीएस बनते हैं, या प्रबंधक बनते हैं, या आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वकील बनते हैं, है कि नहीं, शिक्षक बनते हैं, तब आपका निष्पादन अलग होता है। तब आपका जो निष्पादन होता है वो राष्ट्र के काम आता है। तब आप सिर्फ अपने लिए ये व्यवसाय नहीं अपनाते, बल्कि नैतिक मूल्यों के साथ
शिक्षित होने के बाद व्यक्ति इन व्यवसायों को सिर्फ अपने लाभ के लिए, आय के लिए नहीं अपनाता। शिक्षित होने के बाद व्यक्ति इन पेशों को पैसों के लिए नहीं अपनाता, पैसों के लिए नहीं अपनाता, सिर्फ अपने लिए नहीं अपनाता, सिर्फ अपने लिए नहीं अपनाता, बल्कि राष्ट्र निर्माण का कारक बनता है। तो शिक्षा इस तरीके से जान डाल देती है, शिक्षा जान डाल देती है और व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा करती है। बात समझ रहे हैं? इसलिए केवल जानते हैं शिक्षित होने से कोई फायदा नहीं है, केवल इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से, सीए, सीएस, प्रबंधक, वकील, शिक्षक बनने से फायदा नहीं है, बल्कि वास्तविक मूल्यों से जुड़ना है, जिससे समझ का, रचनात्मक प्रवृत्तियों का, उत्साह का, आत्मबल का, समाज राष्ट्र की जिम्मेदारियों का विकास हो। तब आप शिक्षा को उस अर्थों में ग्रहण करते हैं वास्तव में शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोगों ने समझा और आज की क्लास में हम लोगों ने शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं से अपने आप को जोड़ दिया, अर्थात शिक्षा क्या है, ये क्या है, और साथ में शिक्षा से संबंधित जो मूल पहलू है उन सभी को समझने का प्रयास किया। अब इसके आगे वाली क्लास में हम लोग शाम को लेंगे, आगे की क्लास 9 बजे शाम को, और इसमें हम लोग जो है इसके और पहलुओं को समझते हुए जो यूपीएससी में निबंध पूछे गए हैं उन पर सीधे आएंगे और उसका लेआउट तैयार करेंगे, खाका तैयार करेंगे, ताकि आप जान सकें कि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कोई बहुत अलग नहीं है, बल्कि साधारण ही प्रश्न है, मौलिक समझ से जुड़े हुए, मौलिक सोच और चिंतन की मांग करते हुए हैं कि आपके अंदर क्या इन मौलिक सोच और चिंतन का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।